अच्छा निर्मला जी, एक और बहस चल रही है लगातार कि क्या इस आंदोलन को, इस हिंसा को खत्म करने के लिए अब सेना बुलानी पड़ेगी? क्या इस आतंक को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों को स्पेशल पावर देने पड़ेंगे? आपका इस पे क्या मत है? देखिए, ऐसा है, ये विषय समय समय पर देखना पड़ता है, क्या आवश्यकता है। यदि सरकार दृढ़ता से काम करे और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको पर्याप्त इंटेलिजेंस की सपोर्ट मिले, उनको पर्याप्त आधुनिक हथियार मिले, तो पुलिस भी और पुलिस और अर्धसैनिक बल भी कर सकते हैं। जहाँ आवश्यक हो वो सेना से दूसरी मदद दे सकते हैं, पर सीधे सेना लगाने की आवश्यकता शायद नहीं होगी। लेकिन निर्मला जी, सवाल ये भी खड़े होते रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात करें या कश्मीर की बात करें, एक सवाल ये भी है कि जब भी हमने सुरक्षा बलों को विशेष कानून के तहत रखा है, विशेष अधिकार दिए हैं, तब वहां आम लोगों में एक आक्रोश, एक विरोध पनपा है। नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। वहां पे देखिए क्या है, उनको वाइड स्प्रेड फैला गया था। यहाँ पे तो बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है कि जहाँ पर ये प्रॉब्लम है। जो इंटीरियर के एरिया है वहां पे प्रॉब्लम पूरे शहर में, पूरे जिले में नहीं है। तो वहां पर आप उनको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, उनके कैंप्स लग सकते हैं जहाँ पे कि वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में तो स्पेशल वहाँ पे कैंप्स होंगे, तो वहाँ पे ठीक तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। उनको आम जनता में शहर में जाने की जरूरत नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मला जी हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से हम पीयूष जी से बात करते हैं। पीयूष जी, जो पूरा मामला है, अभी ब्रेक पर जाने से पहले भी अनिल सौमित्र जी ने भी एक मुद्दा उठाया था जिसको लेकर जो बहस है वो काफी गर्मागर्म होती जा रही थी। सवाल यह है कि जब आप स्पेशल पावर देंगे सेना को, आप स्पेशल पावर देंगे जब सुरक्षा बलों को, उसके बाद क्या होगा? हमने देखा है कई महिलाओं की भूमिका भी बहुत ज्यादा इसमें गौर करने वाली है कि महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। अरविंद ने इशारा किया कि कुछ नेताओं की भूमिका संदिग्ध भी हो सकती है। निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से देखिए, एक तो जो है, जो लोग बात कर रहे हैं कि सेना को अधिकार देने की और या और जो फोर्सेज है उनको अधिकार देने की, लेकिन देखिए वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? जो विकास का मसला है, जहां पे जो विकास नहीं हो पाया है, जहां की राजनीतिक दल पूरे जिस तरह से वो एक टूट से गए हैं, एक दूरियां बढ़ गई जनता के साथ, वहां के जो लोग हैं, बस्तर के जो लोग हैं, उनके साथ एक दूरी बढ़ गई है। ये अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं। और आप देखिए जो इशारा किया भी गया वो भी, अब आपको याद होगा कि आपको देखिए 2000 में जब कांग्रेस की सरकार आई, मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी जी, तो उन्होंने जो है यही माओवादियों के साथ मिलकर एक समझौता किया था और उसके आधार पर वो जीत किया। पीयूष जी, आपको यहां बीच में रोकना चाहूंगा इस वक्त। चूंकि हम अपने दर्शकों को कुछ और भी दिखाना चाहेंगे, माओवादियों के खिलाफ शुरू किए गए आंदोलन सलवा जुड़ूम की हम बात कर रहे हैं, तो उसके संस्थापक महेंद्र कर्मा को बस्तर का शेर कहा जाता था। महेंद्र कर्मा ने हमेशा ही आदिवासियों की हक की लड़ाई लड़ी। आदिवासियों के हक के ऐसे ही मुद्दे पर रायपुर में खबर भारती से साल 2012 में महेंद्र कर्मा की बातचीत हुई थी, जो टेलीविजन मीडिया से उनकी आखिरी बातचीत थी। क्या कुछ कहा था इस दौरान महेंद्र कर्मा ने और कांग्रेस के नेतृत्व पर उनकी क्या राय थी, वो सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आदिवासी आरक्षण और जो लाठीचार्ज हुआ था विधानसभा घेराव के दौरान आदिवासियों के साथ, उस बात को लेकर राजनीति बेहद तेज हो चुकी है और राजनीतिक इस कदर हावी हो गई है कि कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने पर लगी हुई है। उस वक्त के दौर को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो है महेंद्र कर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो पूरी सियासत गर्म है प्रदेश में, आप उसको किस चश्मे से देखते हैं? देखिए, ये जो सियासत है वो आदिवासियों के दम पर है। आदिवासी जिस पार्टी के साथ जाएगा, सियासत उसके साथ रहेगा या सियासत उसका रहेगा, सियासत पे कब्जा उसका रहेगा। ये 2 बार के बीजेपी 1 और 2 टेनेर में ये बात प्रमाणित हो चुका है। और इसके पहले यहाँ के आदिवासी कांग्रेस के साथ थे और अब राजनीतिक रूप से यहाँ का आदिवासी समझ गया है कि उसके बिना हुकूमत का दावा कोई दूसरा कर नहीं सकता। और राजनीतिक तौर पर जो गर्माहट है वो लगभग इसलिए है। और जहां तक एक घटना वाली बात है, उस मामले में मैं यही कहूंगा कि जहां पे आदिवासी गोंडवाना भवन